हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़े ज़रूर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका बुक का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है सना सना हाथ जोड़ी। तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, यानी इम्प्रेस कर रहा था। गंतोक जो है वो एक सिक्किम में एक जगह है, उसका नाम है। तो चलिए इसका उत्तर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका पर जादू कर रहा था। लेखिका अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उसके भीतर बाहर सब कुछ जैसे शून्य हो गया था। उस खूबसूरती का एहसास उनकी इंद्रियों से परे था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, ऐसा कहा जाता है कि गंतोक के सभी लोग बहुत मेहनती होते हैं। वे मेहनत की ज़िंदगी जीते हैं और प्रकृति की गोद में जीवन के हर पहलू का आनंद उठाते हैं। प्रकृति के प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा, तो प्रकृति के प्रचुर वरदान के कारण उनकी ज़िंदगी राजाओं जैसी है। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। नंबर 3 है, कभी श्वेत यानी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताका। पताका मतलब होता है ये झंडे की तरह होता है, कपड़े का बना हुआ। का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के रंगों की पताकाएं फहराते हैं। जब शोक का समय होता है तो सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। जब किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रगति, यहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो इसका उत्तर है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रगति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। जितेंद्र ने बताया कि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ रास्ते दुर्गम हैं। वहाँ के बच्चों की ज़िंदगी आरामदेह कतई नहीं थी। स्कूल से आने के बाद बच्चे लकड़ी लाने और मवेशी चराने के लिए अपने परिवार की मदद करते थे। उसने उन्हें बौद्ध धर्म में फहराई जाने वाली पताकाओं के बारे में बताया और धर्म चक्र के बारे में भी बताया। उसने उस जगह के बारे में भी बताया जहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसने यह भी बताया कि कटाव भी एक पर्टिकुलर लोकेशन है उस एरिया की। कटाव में जाकर ताज़ा बर्फ देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर जितेंद्र ने सिक्किम के बारे में कई रोचक बातें बताई, यानी इंटरेस्टिंग बातें बताई। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर है, लॉक स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। इसका उत्तर है, हिंदू धर्म में चक्र की बहुत महत्वता है, यानी इम्पोर्टेंस है। ऐसा ही कुछ लेखिका को सिक्किम में बौद्ध धर्म के बारे में भी देखने को मिला। इसलिए लॉक स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका उत्तर है, जितेंद्र नार्गे ने एक कुशल गाइड की भूमिका बखूबी निभाई है। एक कुशल गाइड को भ्रमण स्थल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे यहाँ के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इतिहास यानी हिस्ट्री और संस्कृति यानी कल्चर के बारे में ऐसी बातें मालूम होनी चाहिए जिससे पर्यटक का ज्ञान बढ़े, यानी टूरिस्ट का ज्ञान बढ़े। इसके अलावा पर्यटक को उस गाइड के साथ बात करने में सुकून महसूस हो। उस गाइड को एक दोस्त और हितैषी यानी वेल विशर की तरह पेश आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस यात्रा वृत्तांत में लिखिए, लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, हिमालय अपने विशाल और विराट रूप में नजर आ रहा था। रास्ते संकरे और जलेबी की तरह टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। नीचे घाटियों में मकान इस तरह लग रहे थे जैसे छोटे छोटे घरोंदे घरोंदे यानी लकड़ी के बने हुए या थर्माकोल पे जो छोटे छोटे घर बना देते ना, मॉडल टाइप के, उस तरीके से लग रहे थे। बादल भी अब नीचे नीचे नजर आ रहे थे जैसे पाताल की ओर जा रहे हों। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रकृति के उस आनंद और विराट रूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, कैसा फील होता है। तो इसका उत्तर है, प्रकृति के उस आनंद और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका जैसे कहीं खो गई थी।
अन्य लोगों के विपरीत वे खामोशी से उस सौंदर्य का रसपान करना चाहती थी। गगनचुंबी पहाड़ों, दूधिया झरनों और हरियाली के सौंदर्य का एक एक कतरा अपने में समा लेना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए यानी परेशान कर दिया उन्हें? तो इसका उत्तर है, लेखिका जब प्रकृति के अलौकिक छटा का आनंद ले रही थी तभी एक दृश्य ने उन्हें झंझोर दिया यानी परेशान कर दिया। उसने देखा कि स्थानीय महिला अपनी पीठ पर बच्चे लादे पत्थर तोड़ रही थी। उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य यानी जिस पे दया है और जिंदा रहने के लिए लड़ाई को देखकर लेखिका का मन पसीज गया। बच्चे को पीठ पर लादे अपना काम में व्यस्त महिलाएं दिखा रही थी कि कैसे मातृत्व और श्रम को साथ साथ निभाया जाता है, यानी किस तरीके से वो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को भी साथ ले रही थी, माँ का धर्म भी निभा रही थी बच्चों का ख्याल रखकर, और अपना काम भी कर रही थी ताकि वो अपना घर चला सके, खाना खा सके, रह सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। सेनानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। इसका उत्तर है, सेनानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में असंख्य लोगों का योगदान होता है। गाइड और ट्रैवल एजेंसियां तो सबसे आगे दिखती हैं, लेकिन इनके पीछे नेपथ्य में बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, यानी इनके साथ बहुत सारे काम होते हैं। हजारों गुमनाम लोग इस काम में अपना जीवन बिता देते हैं कि ताकि किसी पर्यटक स्थल तक एक अच्छी सड़क बन जाए, जिसके बिना कुछ स्थानों तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा स्थानीय दुकानदार, होटल चलाने वाले आदि का भी अहम योगदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर है हम, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका उत्तर है, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति यानी प्रोग्रेस में हर नागरिक की भूमिका होती है। उदाहरण के लिए एक बहुमंजिला इमारत को ले लीजिए, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को। इस तरह की इमारत की कल्पना के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे मूर्ति रूप देने के लिए यानी एक्चुअल में बनाने के लिए हज़ारों मजदूर और सैकड़ों राजमिस्त्री को काम करना होता है। मकान बन जाने के बाद उसे रहने लायक बनाने के लिए बढ़ई यानी कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य कई कारीगर काम करते हैं। ठीक उसी तरह से देश की प्रकृति में हर मजदूर, हर क्लर्क और हर छोटा बड़ा व्यवसायी, हर शिक्षक आदि का योगदान होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका उत्तर है, आज की पीढ़ी प्रकृति का दोहन कर रही है, यानी प्रकृति को खराब कर रही है। प्रतिदिन सड़क पर लाखों की संख्या में नई गाड़ियां आ जाती हैं, जिनका मतलब होता है पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई खपत। इससे वायु प्रदूषण होता है। जल की कीमत को कम ही लोग पहचानते हैं और ज़्यादातर लोग जल की बर्बादी करने में माहिर होते हैं। आज नए शहर बसाने के लिए, कई फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसे रोकने के लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा। हमें सार्वजनिक यातायात के साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, जैसे कि ट्रेन, बसेस। जल को बचाने के लिए मुहिम छेड़नी होगी। प्लास्टिक के उपयोग में कमी लानी होगी। बिजली बचाने के लिए नए नए उपाय खोजने होंगे, जैसे कि सोलर पैनल। आपने देखा होगा कि सोलर पैनल लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। वो एक अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिसिटी बचाने का। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं। देखिए, प्रदूषण के कुछ दुष्परिणाम, अल्पवृष्टि में सूखा पड़ रहा है, अतिवृष्टि में बाढ़ आ रही है, पहाड़ों पे भूस्खलन हो रहे हैं, यानी पहाड़ों टूट कर पहाड़ पे से पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़कें बंद हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। मौसम में अजीबोगरीब परिवर्तन हो रहे हैं। प्राकृतिक विनाश अधिक भयानक हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव भी जगह है वहाँ पे। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ना तो वहाँ अधिक जनसंख्या है, ना ही वहाँ पर्यटक आते हैं, यानी टूरिस्ट आते हैं। यदि अधिक पर्यटक आने लगेंगे तो फिर कई दुकानें खुलेंगी। पर्यटक के आने के बाद वहाँ पर गंदगी फैलेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा।
जैसे कि आप इंडिया गेट पे देखने जाते हैं कि इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है वहाँ पे शाम तक। अभी वहाँ का पर्यावरण अनछुआ है, इसलिए यह स्थिति कटाव के लिए वरदान है। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसे भी। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका उत्तर है, यानी किस तरीके से अरेंजमेंट अपने आप ही प्रकृति कर देती है। प्रकृति ने जल संचय के लिए अनूठी व्यवस्था की है। वर्षा ऋतु में बारिश का पानी पहाड़ों के ऊपर जम जाता है और इस तरह जल का संचय हो जाता है। जब गर्मी में लोग पानी के लिए त्राही त्राही करने लगते हैं, वही बर्फ पिघल कर लोगों के आवश्यक पानी मुहैया कराता है। माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? इसका उत्तर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं। मौसम की मार उनमें अहम होती है। यदि वे हिमालय के आसपास तैनात होते हैं तो उन्हें भीषण सर्दी का सामना करना पड़ता है। यदि वे राजस्थान के इलाके में होते हैं तो भीषण गर्मी झेलनी पड़ती है। उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व यह बनता है कि सही समय पर अपने टैक्स जमा करें ताकि उन फौजियों के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाए जा सकें। तो हमें टैक्स ज़रूर भरना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि टैक्स भरें अगर वो सैलरी लेते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम तक कनेक्ट हों और हमारी फैमिली बड़ी हो सके।